आखिरकार ड्यूक को कई वर्षों से बिछड़ी हुई अपनी बेटी मिल गई, लेकिन लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी तेज धार वाली तलवार अपने ही पिता के शरीर में घोंप दी। ड्यूक ने खून से सनी तलवार की धार को कसकर पकड़ लिया और सामने खड़ी नफरत से भरी लड़की को अविश्वास से देखने लगा। एला, तुम यह क्या कर रही हो? लड़की की आवाज कांप रही थी। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैं भी तुम्हारी बेटी नहीं हूं। उस समय से लड़की एक लाल बालों वाले एक हाथ वाले आदमी के साथ भागती हुई जिंदगी जी रही थी। उस आदमी ने खुद को उसका पिता बताया। उसने लड़की से कहा कि वे अब जिन सभी कष्टों का सामना कर रहे हैं, वे सब रोड्रिक वॉन शाफेन ड्यूक की वजह से है। इस आदमी ने मेरा दाहिना हाथ काट दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मेरी बेटी, मेरे लिए बदला लो। इस इकलौते रिश्ते के लिए लड़की ने बचपन से ही हत्या और गुप्त रूप से मारने की हर तरह की तकनीक सीखी, सिर्फ इसलिए कि रोड्रिक को मारकर अपने पिता का बदला ले सके। आखिरकार 2 साल पहले उसने रोड्रिक की कई वर्षों से लापता बेटी एला का रूप धारण किया और उसे वापस वॉन शाफेन ड्यूक के महल में ले जाया गया। हालांकि लड़की के मन में हमेशा एक सवाल था। उसे अपना नाम भी नहीं पता था और अपने पिता का नाम भी नहीं पता था। पिता हमेशा उसे बेटी कहकर बुलाते थे और अधीनस्थ भी उसे मिस कहकर बुलाते थे। जब भी वह अपने पिता से इस बारे में पूछती, वह आदमी उससे कहता, अगर तुम्हें अपना नाम पता चल गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। जिस दिन तुम अपना बदला पूरा कर लोगी, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बता दूंगा। अब वह क्षण आखिरकार आ गया था। लड़की ने पिता द्वारा उसे उधार दी गई छोटी तलवार को कसकर पकड़ रखा था और अंधेरे में ड्यूक रोड्रिक के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में हमेशा एक छिपी हुई बेचैनी थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया, ड्यूक रोड्रिक अंदर आया। वॉन शाफेन परिवार का यह मुखिया और साम्राज्य का सबसे महान रक्षक केवल अपनी बेटी के सामने ही अपने स्नेह और प्रेम को प्रकट करता था। एला, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? बात पूरी होते ही ड्यूक ने तुरंत महसूस कर लिया कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने तुरंत लड़की को अपने पीछे कर लिया और उसकी आंखें अंधेरे के कोने पर टिक गईं। यही मौका था। जैसे ही तलवार की धार आगे बढ़ी, ड्यूक ने अपनी अद्भुत प्रतिक्रिया क्षमता से तेजी से मुड़कर अनजाने में अपने नंगे हाथों से तलवार की धार पकड़ ली और अविश्वास से लड़की को देखने लगा। हालांकि तलवार की धार पर पहले ही भयंकर जहर लगा हुआ था। जहर बहुत तेजी से ड्यूक के पूरे शरीर में फैल गया। ड्यूक कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन लड़की की ओर देखते हुए उसकी आंखों में जरा भी नफरत नहीं थी, केवल अंतहीन प्रेम और पछतावा था। एला, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। तभी अंधेरे से एक आकृति सामने आई। लाल बाल, एम्बर रंग की आंखें और उसके दाहिने हाथ का कवच ठंडी चमक बिखेर रहा था। रोड्रिक, तुमने मुझसे मेरी हर चीज छीन ली। आज आखिरकार मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। तुम बायर्न हो। ड्यूक के मुंह से यह नाम निकलते ही उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लड़की ने उस आदमी को देखा। क्या यही मेरे पिता का नाम है? बायर्न ने अपने हाथ में पकड़े लाल शराब के गिलास को हिलाया और इस पल को लड़की के साथ मिलकर मनाना चाहा। लेकिन लड़की को कल्पना के मुताबिक बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इसके बजाय उसने अपने नाम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। आदमी की आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी। शराब पी लो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। लड़की ने गिलास लिया और एक घूंट पिया। तेज शराब के गले से उतरते ही उसने अपना नाम सुना, एला वॉन शाफेन। शराब का गिलास जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गया। आदमी ने बेरहमी से उसके द्वारा बुने गए झूठ को चीर कर रख दिया। तुम रोड्रिक वॉन शाफेन की सगी बेटी हो। मैंने तुम्हारा अपहरण किया और तुम्हें पाला, फिर तुमसे अपने ही पिता की हत्या करवाई, और यही मेरा बदला है। एला की दुनिया ढह गई। उसके शरीर में फैले भयंकर जहर के कारण उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसने बायर्न की ठंडी हंसी सुनी। जब भी मैं तुम्हारी इन नीली आंखों को देखता हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। केवल तुम्हारे ये बाल, जो तुम्हारी मां से मिलते हैं, देखने लायक है। अपनी मां की चिंता मत करो, वह मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। लड़की इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे 10 से अधिक वर्षों तक धोखा दिया गया, और यहां तक कि उसके लिए उसने अपने सगे पिता की हत्या कर दी। मरने के अंतिम क्षण में एक आकृति उसका नाम पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ी। वह उसकी मां थी। वह मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। लड़की इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे 10 से अधिक वर्षों तक धोखा दिया गया, यहां तक कि उसके लिए उसने अपने सगे पिता की हत्या कर दी। मरने के अंतिम क्षण में एक आकृति उसका नाम पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ी। वह उसकी मां थी। जिस मां की वह हमेशा कल्पना करती रही थी, वह वास्तव में उसके सामने थी। गुस्सा, असंतोष, दिल का दर्द और पछतावा। एला ने कुछ दूर पड़े अपने सगे पिता की ओर देखा और कठिनाई से उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उसके सामने एक सफेद रोशनी चमकी और एला ने जोर से अपनी आंखें खोल दीं। चारों ओर परिचित पत्थर की दीवारों और साधारण फर्नीचर को देखकर एला उठकर बैठ गई। क्या मैं मरी नहीं थी? तभी एक परिचित आकृति दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसे जल्दी उठकर सुबह का अभ्यास करने के लिए कहा। एला ने नौकरानी लौरा को घूर कर देखा। क्या हो रहा है? यह इतनी जवान क्यों दिख रही है? एला को बिना हिले डुले देखकर लौरा ने अधीर होकर उसे फिर से जल्दी करने को कहा।
जब पानी के बर्तन के सामने उसने अपना बचकाना चेहरा देखा तो एला पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह अपने 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले जहर से मरी थी, तो अब वह केवल 12 साल की क्यों दिख रही थी? क्या वह दोबारा जन्म लेकर अतीत में लौट आई थी? उसे ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। एला जल्दी से तैयार होकर प्रशिक्षण मैदान की ओर चली गई। लॉरा हमेशा की तरह उस पर नजर रख रही थी। थोड़ा तेज करो, अपने पिता को निराश मत करो। वह एक नौकरानी थी, फिर भी मालिक की तरह लगातार एला पर दबाव डाल रही थी। मूल रूप से एला को कुछ अलग महसूस नहीं हुआ, लेकिन वॉन शाफिन ड्यूक के महल में 2 साल रहने और ड्यूक दंपति की सच्ची चिंता और देखभाल महसूस करने के बाद एला को अचानक एहसास हुआ कि वह केवल बायर्न द्वारा पाला गया एक शिकारी कुत्ता थी, जिसका इस्तेमाल खत्म होते ही उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब उसे अपना भेष जारी रखना था, उनके सामने अपनी पूंछ हिलानी थी। चाहे वह कैसे पुनर्जीवित हुई, यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि उसे अपने हाथों से बायर्न को जरूर मारना था। वह बायर्न द्वारा पाली गई एक शिकारी कुत्ता थी, जिसका इस्तेमाल खत्म होते ही उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अब उसे अपना भेष जारी रखना था और उनके सामने अपनी पूंछ हिलानी थी। चाहे वह कैसे पुनर्जीवित हुई, यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि उसे इस राक्षस बायर्न को अपने हाथों से मारकर अपने और अपने माता पिता का बदला जरूर लेना था। एला प्रशिक्षण मैदान में पहुंची, जहां प्रशिक्षक क्लॉड काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। मिस, क्या आप सोते सोते देर से उठीं? हालांकि क्लॉड लॉरा जितना कठोर नहीं था, लेकिन वह भी बायर्न के गुर्गों में से एक था। क्लॉड द्वारा आज के प्रशिक्षण कार्यों की व्यवस्था सुनने के बाद एला ने पेड़ों की पत्तियों के बीच से आसमान की ओर देखा। अब वह 12 साल की थी और ड्यूक के महल में वापस जाने में अभी 4 साल बाकी थे। वह अपने माता पिता की बाहों में लौटने और अपनी की हुई गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तरस रही थी। एला हमेशा की तरह जंगल में प्रशिक्षण करती रही, पत्तियों के बीच से आसमान की ओर देखा। अब वह 12 साल की थी और ड्यूक के महल में वापस जाने में 4 साल बाकी थे। वह अपने माता पिता की बाहों में लौटने और अपनी की हुई गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तरस रही थी। एला हमेशा की तरह जंगल में प्रशिक्षण कर रही थी। उसकी फुर्तीली आकृति पेड़ों और झाड़ियों के बीच तेजी से घूम रही थी। वह आसानी से एक पेड़ पर छलांग लगाकर चढ़ गई और इस बात से खुश हुई कि उसकी क्षमता अभी भी मौजूद थी। अगर वह इसी तरह प्रशिक्षण करती रही, तो शायद वह समय से पहले ड्यूक के महल में लौट सकती थी। लेकिन अचानक उसे याद आया कि बायर्न ने कभी उस पर किसी तरह का श्राप लगाया था। उसे नहीं पता था कि यह श्राप आखिर क्या था। केवल इतना याद था कि बायर्न के ड्यूक के महल में प्रवेश करने के बाद ही यह श्राप हट सकता था। बायर्न से जुड़े रहस्य बहुत ज्यादा थे। आखिर वह कौन था? एक निर्वासित व्यक्ति बड़े पैमाने पर हत्याओं का आयोजन कैसे कर सकता था? वह उसकी मां पर नजर क्यों रखता था? उसका असली उद्देश्य आखिर क्या था? एला ने दूर स्थित पत्थर के किले को देखा और अचानक कुछ असामान्य महसूस किया। जिस क्षेत्र में वह रहता था, वहां स्पष्ट रूप से केवल एक छोटा कमरा था, लेकिन बाहर से देखने पर उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा दिखाई देता था। क्या वहां कोई छिपी हुई जगह भी थी? इस खोज से एला बेहद उत्साहित हो गई। अगर उसे गुप्त रास्ता मिल जाता, तो शायद वह बायर्न की योजना का पता लगा सकती थी। एला पेड़ से नीचे कूदकर आज रात इसकी जांच करने की तैयारी करने लगी, लेकिन दौड़ते समय उसका पैर सड़क किनारे मौजूद पानी के मेंढक पर पड़ गया। पानी में बने प्रतिबिंब ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसकी वे गहरी नीली आंखें उसके पिता की आंखों जैसी बिल्कुल एक जैसी थीं। लेकिन पिछले जीवन में नफरत ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था और उसने इस छोटी सी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे आगे बढ़ते रहना था। उसे अपनी गलती सुधारनी थी और अपने बाकी जीवन से प्रायश्चित करना था। अंधेरे भोजन कक्ष में बायर्न अकेला भोजन की मेज के पास बैठा था। कदमों की आवाज के साथ सफेद बालों और नीली आंखों वाली लड़की धीरे धीरे अपने दुश्मन की ओर बढ़ी। उसने हमेशा की तरह अभिवादन किया, शुभ संध्या पापा। मेरी बेटी, इधर आओ। एला ने अपनी नफरत को जबरन दबाया और बायर्न के पास घुटनों के बल बैठ गई। आदमी ने उसके बालों को सहलाया। पापा ने सुना है कि तुम सुबह देर से उठीं और आज ठीक से प्रशिक्षण भी नहीं किया। क्या हुआ? देखने में यह चिंता थी, लेकिन वास्तव में पूछताछ थी। माफ कीजिए पिता, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि पिता ने मुझे छोड़ दिया। एला ने डरने का नाटक किया। बायर्न की टांगों से लिपटकर रोने और विनती करने लगी। यह प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से उसे खुश कर रही थी। मेरी बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे बदले की एकमात्र उम्मीद हो। आगे से समय पर उठना और प्रशिक्षण में लापरवाही मत करना। जब एला ने अपना सिर उठाकर अपनी गहरी नीली आंखें दिखाईं, तो बायर्न ने अचानक उसका चेहरा झटक दिया। ठीक है, जाकर खाना खाओ। एला उसे घूरती रही। उसकी आंखों में उसके लिए उमड़ती हुई नफरत थी। रात में बाल बनाते समय लॉरा लगातार उसका दिमाग धोती रही। तुम जानती हो कि मालिक तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए और उसकी उम्मीदों को निराश नहीं करना चाहिए। एला की ठंडी प्रतिक्रिया देखकर लॉरा ने अचानक उसके बाल खींच लिए। तुम आज पूरे दिन इतनी घमंडी रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? एला ने पूरी ताकत से खुद को नियंत्रित किया।
बदला लेने के लिए वह इस समय बिल्कुल भी आवेग में नहीं आ सकती थी। मैं बस थकी हुई हूं, लॉरा ने एला को गुस्से से घूरा और जाते समय उसे जल्दी सो जाने की हिदायत दी। एला ने राहत की सांस ली और तुरंत गुप्त कमरे की तलाश शुरू कर दी। मंद मोमबत्ती की रोशनी में एला ने काफी देर तक दीवार को टटोला और आखिरकार उसे एक अपेक्षाकृत चौड़ी दरार मिली। वह कुर्सी पर चढ़ गई और आसपास की दीवार की सभी ईंटों को छूकर देखने लगी। तभी क्लिक की आवाज हुई और एक ईंट अचानक अंदर धंस गई। सामने एक गुप्त रास्ता दिखाई देने लगा। आखिरकार मिल गया। एला ने कुछ पल झिझकने के बाद सीधे अंधेरे में उस रास्ते के अंदर कदम रख दिया। कार्यालय के अंदर क्लॉड बायर्न को एला के प्रशिक्षण की जानकारी दे रहा था। आज उसकी तलवारबाजी की पहली कक्षा थी, लेकिन एला का प्रदर्शन बिल्कुल भी 12 साल के बच्चे जैसा नहीं था। उसकी तलवारबाजी इतनी उत्कृष्ट थी कि विश्वास करना मुश्किल है। बायर्न के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह रोड्रिक की बेटी है। उसकी तलवारबाजी जितनी बेहतर होगी, उसके लिए अपने सगे पिता को मारना उतना ही आसान होगा। दोनों के चले जाने के बाद एला ने गुप्त दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। पता चला कि वह गुप्त रास्ता सीधे बायर्न के कार्यालय तक जाता था और बायर्न भी लंबे समय से गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा था। अभी अभी दोनों के बीच हुई बातचीत ने एला का दिल चाकू की तरह चीर दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसमें कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी। उसकी सारी उपलब्धियां कठिन अभ्यास से आई थीं। विडंबना यह थी कि उस समय वह तथाकथित पिता का बदला लेने के लिए ही इतनी मेहनत से अभ्यास करती थी। एला ने चुपचाप बायर्न की मेज की तलाशी ली, इस उम्मीद में कि उसे कोई महत्वपूर्ण सुराग मिल सके। मेज पर एक पत्र रखा था, जो गुप्त संकेतों में लिखा गया था। उसमें भेड़िया, शेर और शिकारी कुत्ते का इस्तेमाल क्रमशः नामों की जगह किया गया था। बायर्न किसी और के साथ मिलकर एक ऐसे शेर को खत्म करने की साजिश कर रहा था, जिसकी रक्षा एक भेड़िया कर रहा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित था कि योजना असफल हो सकती है। बायर्न ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरा शिकारी कुत्ता बहुत उपयोगी है। वह बहुत जल्द भेड़िए को खत्म कर सकता है। एला को एहसास हुआ कि शिकारी कुत्ता खुद वही थी। भेड़िया उसके पिता रोड्रिक थे और उसके पिता की मृत्यु किसी और की हत्या की योजना के लिए केवल एक सीढ़ी थी। एला का पूरा शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। आखिर बायर्न क्या साजिश रच रहा था? आधी रात को जब एला चुपके से बायर्न के कार्यालय में घुसी, तो उसे संयोग से पता चला कि वह एक और बड़ी साजिश रच रहा था। लेकिन एला उस गुप्त जानकारी की पूरी बात समझ नहीं सकी, इसलिए उसे बाद में इसके बारे में सोचने का फैसला करना पड़ा। अपने कमरे में वापस जाने के रास्ते में एला एक ऐसे कमरे के पास से गुजरी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से आ रही बातचीत ने उसका ध्यान आकर्षित किया। भाभी, क्या हमें उस बच्चे को अभी भी धोखा देते रहना है? एला ने दरवाजे की दरार से अंदर देखा। बोलने वाला क्लॉड था, और जिस महिला को वह भाभी कह रहा था, वह वास्तव में कैपेला थी, जिसने कई साल पहले उसकी देखभाल की थी। अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप भूल गए कि उस बच्चे के पिता ने हमारे साथ क्या किया था? लॉरा ने रोते हुए जवाब दिया। तभी एला को एहसास हुआ कि ये तीनों वास्तव में एक ही परिवार के सदस्य थे। उनकी बातचीत से एला को पता चला कि क्लॉड का बड़ा भाई, यानी लॉरा का पिता, उस समय ड्यूक रोड्रिक द्वारा मारा गया था। इसी वजह से उनका पूरा परिवार भागते हुए जीवन जीने लगा, और वे बायर्न का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे थे कि किसी दिन बदला लेकर अपने अपमान को मिटा सकें और भगोड़े की पहचान से छुटकारा पाकर सामान्य लोगों की जिंदगी जी सकें। मेरे पिता अपने मालिक की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे गए एक शूरवीर थे, लेकिन अब मुझे अपने दुश्मन की बेटी की सेवा करनी पड़ रही है, लॉरा ने असंतोष से रोते हुए कहा। क्लॉड तुरंत आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने लगा। एला जटिल भावनाओं के साथ वहां से जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी क्लॉड अचानक सतर्क हो गया। यह कैसी आवाज है? कैपेला ने खिड़की के बाहर देखा। जादुई संदेशवाहक आया है, लेकिन क्लॉड कुछ उलझन में था। अभी तो आवाज कुछ और जैसी थी। कमरे में वापस आने के बाद एला करवटें बदलती रही। उन तीनों की बातचीत लगातार उसके दिमाग में गूंजती रही। क्या पिता ने सच में किसी की हत्या की थी? क्या बायर्न का बदला लेना सही था? लेकिन जल्द ही उसने इस विचार को खारिज कर दिया। नहीं, बायर्न ने मेरा अपहरण किया और मुझे हत्या करने के औजार के रूप में पाला। वह पूरी तरह से एक राक्षस है। उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। सुबह होते ही लॉरा एला को जगाने आ गई। मालिक आज अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वह तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे। एला का दिल कस गया। क्या उसे पता चल गया कि मैं कल रात उसके कार्यालय में गई थी? उधर बायर्न इस समय गुस्से से आग बबूला हो रहा था। कल रात मिली उस चिट्ठी के अनुसार एला की मां ओफेलिया 10 दिन पहले अचानक बेहोश हो गई थी और अभी तक होश में नहीं आई थी। मेरी ओफेलिया, वह इतनी खूबसूरत है, लेकिन अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। तुरंत गाड़ी तैयार करो, मैं उसे देखने जाऊंगा। भले ही रोड्रिक मुझे रोके, फिर भी। अचानक बायर्न शांत हो गया। अपना दाहिना हाथ खोने की दर्दनाक याद ने उसके अंदर उस आदमी के प्रति गहरा डर पैदा कर दिया था। गाड़ी तैयार मत करो, मैं बिल्कुल भी उस आदमी के हाथ नहीं लग सकता। मेज पर रखे नक्शे को घूरते हुए बायर्न के चेहरे पर अचानक पागलपन भरी मुस्कान आ गई। यहीं पर तुरंत कार्रवाई शुरू करो। अब समय आ गया है
कि हम अपनी ताकत दिखाएं और उन बूढ़ों को कदम उठाने के लिए मजबूर करें। बायन की पागल आंखों में लालच और इच्छा भरी हुई थी। बस एक आधे अधूरे छोटे शेर का सफाया करना है, इसमें इतना मुश्किल क्या है? क्लॉड उसके विचार से स्तब्ध रह गया। बायन एक कदम आगे बढ़कर क्लॉड के पास आया। क्या हुआ? क्या तुम्हारी तथाकथित धार्मिक भावना तुम्हें बच्चे की हत्या करने की अनुमति नहीं देती, या फिर तुम्हारे मन में एला के लिए कुछ और भावनाएं हैं? अपने मन की बात पकड़े जाने पर क्लॉड के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। वह जमीन पर बैठ गया और घबराकर इनकार करने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बायन ठंडे स्वर में हंसा। तो बेकार की सहानुभूति छोड़ दो। हम जैसे लोगों के लिए अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना जरूरी है। हिचकिचाहट केवल मौका गवा देगी। वियो के महल के सामने काले बालों और सुनहरी आंखों वाला लड़का जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे जाने के बाद अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं क्या करूंगा? जरूरी सारी चीजें साथ ले ली है न? लड़के ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। चिंता मत करो पापा, यह सिर्फ 1 महीने की यात्रा है। बस मुझे शिक्षक के परिवार की स्थिति की ज्यादा चिंता है। चिंता मत करो, उनकी पत्नी आज होश में आ गई है। यह सुनकर लड़के ने राहत की सांस ली। यह तो बहुत अच्छी बात है। लड़के की गाड़ी को जाते हुए देखने के बाद वह आदमी सेवक की रिपोर्ट सुनने लगा। हालांकि वॉन शाफेन की पत्नी को होश आ गया है, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत संभव है कि। ठीक है, मैं समझ गया। सबसे अच्छे डॉक्टर को वहां भेजो। कोई भी स्थिति हो तो तुरंत मुझे सूचित करना। 247। एला बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। आज लॉरा की बातों ने उसे पूरे दिन परेशान कर रखा था। वह क्लॉड से जानकारी हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि क्लॉड खुद देर से आया था, फिर भी उसने एला के प्रशिक्षण की कठिनाई बढ़ा दी। सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात यह थी कि बायर ने अचानक आदेश दिया था कि वह कल से जहर बनाना सीखेगी। यह समय कई साल पहले का था। आखिर हुआ क्या था? क्या मेरे दोबारा जन्म लेने की वजह से भविष्य बदल गया है? एला को गहरी बेबसी महसूस हुई। यहां फंसी होने के कारण उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी समय उसे फिर अपने सगे माता पिता की याद आई। काश कोई मुझे गले लगा पाता। वह जल्द से जल्द वापस जाना चाहती थी, उस दूर के भविष्य में लौटना चाहती थी। कुछ दिनों बाद आधी रात को एला फिर से बायन के कार्यालय में घुस गई। इस बार उसे नक्शे पर एक निशान दिखाई दिया, प्रिमोस। यह वह शहर था जिसका नाम संस्थापक सम्राट के नाम पर रखा गया था, और इसी वजह से वहां उत्तराधिकारी के चयन की एक विशेष परंपरा भी शुरू हुई थी। बायर्न अचानक वहां क्यों जाना चाहता था? क्या इसका संबंध हंटर कॉर्प्स की योजना से था? एला ने पूरे कार्यालय की तलाशी ली, लेकिन पाया कि सभी चिट्ठियां नष्ट कर दी गई थीं। तभी बाहर अचानक बायर्न की आवाज सुनाई दी। उसने क्लॉड को तुरंत एला को बुलाने का आदेश दिया। ओफेलिया का चेहरा लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। जब तक मैं उसके चमकते हुए चांदी जैसे बालों को नहीं देख लेता, मैं सो ही नहीं सकता। एला डर के मारे तेजी से अपने कमरे में वापस भागी। वह अभी लेटकर सोने का नाटक ही कर रही थी कि कदमों की आवाज धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी बायर ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। शराब की गंध से भरे उसके हाथ ने एला के चांदी जैसे बालों को छुआ। मेरी ओफेलिया। एला अचानक उठ बैठी और हैरान होने का नाटक करते हुए उसे देखने लगी। उसकी आवाज डर के कारण कांप रही थी। पापा, आप यहां कैसे आए? क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? उसकी वे गहरी नीली आंखें बायन के लिए अचानक ठंडे पानी की बाल्टी की तरह साबित हुईं और उसे होश में ले आईं। वह ओफेलिया नहीं थी, बल्कि उसके दुश्मन की बेटी थी। बायन लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया, जबकि एला ने घबराकर चादर को कसकर पकड़ लिया। क्या उसे कुछ पता चल गया है? अगले दिन जहर बनाने का अभ्यास शुरू हुआ, लेकिन एला का ध्यान बिल्कुल नहीं था। क्लॉड ने उसे याद दिलाया, जहर के साथ काम करना बहुत खतरनाक है। तुम्हें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। माफ कीजिए। एला चुपचाप क्लॉड पर नजर रख रही थी। वह भी कल रात वहां मौजूद था। उसे शायद कुछ पता नहीं चला होगा। कल रात तुमने सोने का बहुत अच्छा नाटक किया था, लेकिन मालिक बहुत ज्यादा नशे में थे, इसलिए उन्हें शायद कुछ भी याद नहीं होगा। यह सुनकर एला का दिल कस गया। क्या उसे पता चल गया था? लेकिन अगली बार सावधान रहना। वह ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हारी तकलीफ को समझेगा। एला थोड़ी उलझ गई। इसका क्या मतलब है? हाल ही में तुम लगातार अकेले खाना खा रही हो और अकेले प्रशिक्षण कर रही हो। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो यह समझ में आता है। एला ने सोचा भी नहीं था कि क्लॉड समझ रहा है कि वह गुस्सा कर रही है। एला ने तुरंत इस मौके को पकड़ा और दुखी होने का नाटक करते हुए पूछा, पापा को हाल में क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? यह तुम्हारी वजह से नहीं है। क्लॉड के चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ते ही एला ने मौका पाकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या यह ओफेलिया नाम की उस महिला की वजह से है? यह नाम सुनते ही क्लॉड के चेहरे का भाव सचमुच पूरी तरह बदल गया। कल रात बायर ने खुद उसकी मां का नाम लिया था,
इसलिए एला ने इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की। क्लॉड का चेहरा जटिल भावनाओं से भर गया। हाँ, यह सब उसी की वजह से है। यही कारण है कि तुम यहां आई हो और यही कारण भी है कि मालिक वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते। एला आगे सवाल पूछने ही वाली थी कि अचानक उसके मुंह में एक टॉफी डाल दी गई। इससे एला कुछ समय के लिए हैरान रह गई। जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उन्हें जरूर गुप्त रखना। हम कल बहुत दूर जाने वाले हैं, इसलिए आज रात अच्छी तरह आराम करो। क्लॉड की खुरदरी उंगलियां एला के गाल से होकर गुजरीं। लड़की ने तुरंत उनमें छिपी जटिल भावनाओं को महसूस कर लिया। क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? क्लॉड ने सिर हिला दिया। केवल वही जानता था कि वास्तव में उसे मालिक द्वारा तैयार किए गए इस हत्या के औजार के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थीं। अगली सुबह सुबह लोगों का एक समूह बाहर यात्रा पर जाने वाले एक काउंट के परिवार का भेष धारण करके रवाना होने की तैयारी करने लगा। लॉरा ने एला को भेष बदलने वाली औषधि दी और उसे 3 बार हिलाकर पीने को कहा। याद रखना, इस औषधि का असर केवल 1 दिन तक रहता है। असर खत्म होने के बाद अपना असली रूप बिल्कुल भी उजागर मत करना। औषधि पीते ही एला के बाल काले और आंखें सुनहरी हो गईं। उसी तरह भेष बदल चुके बायन के साथ वह बिल्कुल सगी पिता पुत्री जैसी दिख रही थी। एला ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। कल क्लॉड के चले जाने के बाद उसने नींद की एक दवा बनाई थी, जिससे जरूरत पड़ने पर वह लॉरा की निगरानी से छुटकारा पा सकती थी। एला मन ही मन हिसाब लगा रही थी। इस यात्रा में बायर्न अपने साथ ज्यादा लोगों को नहीं लाया था। केवल क्लॉड ही अकेले बाहर जा सकता था। अगर वह उसका पीछा करती तो निश्चित रूप से उसे कोई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता था। गाड़ी धीरे धीरे प्रिमोस की ओर बढ़ने लगी। पहाड़ों के सहारे बसा यह शहर देखकर एला इतनी हैरान रह गई कि उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल सके। अब सोचने पर उसे एहसास हुआ कि पिछले जन्म में भी उसे इस भव्य दृश्य को देखने का मौका नहीं मिला था। शहर के द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उनकी नियमित जांच शुरू कर दी। पूछताछ की प्रक्रिया काफी सावधानी से की गई। उन्होंने न केवल सभी लोगों के पहचान पत्रों की जांच की, बल्कि सामान भी खोलकर देखा। सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिली। रात गहरी और शांत होने के बाद एला ने खिड़की की दरार से देखा कि क्लॉड चादर ओढ़कर चुपचाप सराय से बाहर निकल रहा था। उसने तुरंत नींद की दवा लॉरा के गिलास में मिला दी। लॉरा के गहरी नींद में जाने के बाद एला फुर्ती से छत पर चढ़ गई। जल्दी जाओ, क्लॉड। तभी मैं बायर्न की योजना को नष्ट कर पाऊंगी। चांदनी के नीचे क्लॉड की आकृति जटिल और संकरी गलियों में तेजी से आगे बढ़ रही थी, जबकि एला बिल्ली की तरह बिना कोई आवाज किए छतों के बीच छलांग लगा रही थी। अचानक कुछ दूरी पर एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी चमकी। रोशनी के गायब होते ही सफेद चोगा पहने एक लड़का अचानक हवा में प्रकट हो गया। एला खुद को आश्चर्य से रोक नहीं सकी। कितना अमीर है! यह तो टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल कर रहा है। उसने देखा कि क्लॉड ने खंजर निकाला और लड़के की ओर बढ़ने लगा। एला का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह बच्चा ही उसका निशाना है? लड़का, जिसे किसी खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, एक सुनसान अंधेरी गली की ओर बढ़ रहा था। मुसीबत है, ऐसा करने पर वह खतरे में पड़ जाएगा। एला ने ज्यादा सोचने का समय नहीं लिया और छत से सीधे नीचे छलांग लगा दी। ठीक उसी समय उसकी भेष बदलने वाली औषधि का असर खत्म हो गया और चांदी जैसे लंबे बाल चांदनी में चमक उठे। लड़के ने हैरानी से ऊपर देखा और उसी क्षण उसकी नजर एला की अपने असली रूप में लौट चुकी गहरी नीली आंखों से जा मिली। चांदनी में लिपटी लड़की किसी फरिश्ते की तरह आसमान से नीचे उतरी और बिना किसी चेतावनी के लड़के की नजरों के सामने आ गई। क्लॉड हाथ में खंजर लिए चुपचाप उसके करीब पहुंच रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि लड़का अचानक गायब हो गया। गली के मोड़ की छाया में एला ने लड़के का मुंह ढक रखा था और दोनों एक दूसरे से सटकर अंधेरे में छिपे हुए थे। हिलो मत, तुम्हारी हत्या करने वाला अभी भी आसपास है। लड़के ने पलकें झपकाई और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। क्लॉड के दूर चले जाने की पुष्टि होने के बाद ही एला ने अपना हाथ हटाया। लड़के ने बेसब्री से सवालों की झड़ी लगा दी। तुम कौन हो? तुम अभी आसमान से नीचे गिरी हो? क्या तुम फरिश्ता हो? कुछ दूरी पर सुरक्षाकर्मियों का एक समूह मशालें ऊंची उठाकर हर जगह तलाश कर रहा था। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। सभी लोग सतर्क रहें और तुरंत पूरे इलाके की तलाशी ले। इस समय एला और लड़का छत पर खड़े होकर उन्हें दूर से देख रहे थे। लड़का कुछ शर्मिंदा होकर बोला, मैं तो चुपचाप वापस जाने वाला था, लेकिन अब लगता है कि यह संभव नहीं है। तभी उसकी नजर एला के धूल से भरे कपड़ों पर पड़ी। क्या तुम्हें चोट लगी है? तभी एला को अपने बिखरे हुए रूप का एहसास हुआ। मुसीबत है, अगर मैं ऐसे वापस गई तो निश्चित रूप से पकड़ी जाऊंगी। लड़का मुस्कुराया और अपनी जेब से एक जादुई स्क्रॉल निकाला। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, एला के कपड़े तुरंत बिल्कुल नए जैसे साफ हो गए। कैसा लगा? कपड़े धोने वाला जादू बहुत सुविधाजनक है। एन, उसने अपना चोगा उतारकर बगल में रख दिया। तुम यहां बैठो, इससे तुम्हारे कपड़े फिर गंदे नहीं होंगे। एला थोड़ी झिझकी। क्या यह ठीक रहेगा? लड़के ने बिल्कुल परवाह नहीं की। किसी महिला का ख्याल रखना एक सज्जन व्यक्ति का गुण है। दोनों साथ साथ बैठ गए। जब लड़के को पता चला कि एला केवल 12 साल की है, तो वह काफी हैरान हुआ। तुम मुझसे 2 साल छोटी हो,
फिर भी तुम्हारी क्षमता इतनी शानदार है। जमीन पर उतरते समय तुम बिल्ली की तरह फुर्तीली थीं। यह तो बहुत शानदार है। उसकी सीधी सादी तारीफ सुनकर एला के गाल गर्म हो गए। पहली बार किसी ने उसकी इस तरह तारीफ की थी। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। तुमने मेरे कपड़े भी साफ कर दिए। लड़की के संकोची रूप को देखकर लड़के ने सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी जान बचाई है। लड़का अचानक उसके करीब आया। उसकी धूप जैसी चमकती मुस्कान देखकर एला इतनी घबरा गई कि उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। लड़के ने अपनी छाती से एक सुंदर ब्रोच निकाला। यह तुम्हारे लिए है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आज तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है उसे मैं जरूर चुकाऊंगा। लड़के ने ब्रोच एला के हाथ में रख दिया। मेरा नाम फ्रेड पेलेस है। तुम्हारा नाम क्या है? यह उपनाम सुनते ही एला की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। साम्राज्य का पेलेस परिवार। सामने खड़ा यह लड़का वास्तव में वर्तमान सम्राट का उत्तराधिकारी, यानी वही राजकुमार था जिसका नाम गैलेन के गुप्त पत्र में खत्म करने के लिए लिया गया था। इस समय क्लॉड अभी भी फ्रेड की तलाश कर रहा था। तभी अगले ही पल एक तेज तलवार उसकी गर्दन पर आकर टिक गई। यह फ्रेड का अंगरक्षक कप्तान एलेक था। यह क्षेत्र शाही गार्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्लॉड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अचानक घूमकर तेजी से एलेक की तलवार को अपनी तलवार से हटा दिया और पलटकर उस पर वार कर दिया। चमकती तलवारें एक दूसरे से टकराईं और दोनों बराबरी पर लड़ रहे थे। जब दोनों कुछ दूरी पर अलग हुए तो एलेक ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, इतने समय बाद मिले हो, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी इतनी गंदी हो गई है। क्लॉड, तुम गद्दार हो। अब यहां फिर से क्या कर रहे हो? क्लॉड फिर भी चुप रहा, लेकिन जब उसने दोबारा सिर उठाया तो उसकी एक आंख पहले ही अजीब खून जैसी लाल हो चुकी थी। लड़का ही राजकुमार है। यह जानने के बाद एला का दिमाग उलझ गया। उसे अचानक याद आया कि शाही परिवार का प्रतीक एक भालू सिंह था। बायर्न सिंह को मारना चाहता था, इसलिए उसका यह कदम निश्चित रूप से देशद्रोह था। आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहता था? एला को चुप देखकर फ्रेड को लगा कि उसकी पहचान ने उसे डरा दिया है। फ्रेड की उन सुनहरी आंखों को देखते हुए, जो बायर्न की आंखों से मिलती जुलती थीं, एला के मन में अचानक एक विचार आया। क्या आपके कोई चाचा है? फ्रेड हैरान था कि एला को इस सर्वविदित शाही इतिहास के बारे में क्यों नहीं पता, लेकिन फिर भी उसने धैर्य से समझाया। हाँ, उनका नाम बायर्न पेलेस है। उसकी बातों के साथ शाही परिवार का एक गुप्त इतिहास धीरे धीरे सामने आने लगा। पता चला कि फ्रेड के दादा ने परंपरा तोड़ते हुए राजगद्दी बड़े बेटे बायर्न को देने के बजाय छोटे बेटे, यानी फ्रेड के पिता को सौंप दी थी। गुस्से में बायर्न ने कई कुलीनों को इकट्ठा करके विद्रोह कर दिया। इसी निर्णायक समय में ड्यूक रोदरिक और उसके शूरवीर वहां पहुंचे। साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज के सामने आते ही विद्रोह को तेजी से दबा दिया गया। बायर्न भाग निकला और आज तक उसकी तलाश जारी है। 3 साल पहले, अपने दादा की मृत्यु से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हारा चाचा अभी जीवित है। पता नहीं वह कब वापस आकर बदला लेगा। तुम्हें अधिक सीखना चाहिए और अपने पिता के साथ रहकर उनका समर्थन करना चाहिए। यही मेरी आखिरी इच्छा है। फ्रेड ने अपने दादा की इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया था। वह जल्दी बड़ा होना चाहता था, अपने पिता की मदद करना चाहता था और अपने चाचा को पकड़कर इस भूमि में शांति लाना चाहता था। यही उसका सपना था। एला को अपने पिछले जीवन की याद आई। उसने बुराई का साथ देकर अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बायर्न का बदला कितनी बड़ी तबाही लेकर आएगा। दोबारा जन्म लेने के बाद से उसके दिमाग में केवल अपना व्यक्तिगत बदला ही था। उसने कभी यह तक नहीं सोचा था कि उसे दूसरा जीवन क्यों मिला है। लेकिन इस समय पहली बार उसने अपने भाग्य के प्रति आभार महसूस किया। शायद यही कारण था कि उसे दूसरी जिंदगी मिली थी। नौकरानी लौरा अचानक जाग गई और उसने पाया कि वह पूरी रात फर्श पर बेहोश पड़ी रही थी। आखिर यह क्या हुआ? उसने मुड़कर देखा और पुष्टि की कि एला अभी भी शांति से सो रही थी। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। तभी उसने अपनी मां की बेचैन पुकार सुनी और घबराकर नीचे की ओर भागी। एला ने उसे जल्दबाजी में जाते हुए देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि लौरा को उसके द्वारा दवा दिए जाने का पता नहीं चला है, एला ने हल्के से चुटकी बजाई। अचानक उसके सामने एक सुंदर जादुई डिब्बा प्रकट हुआ, जिसके अंदर वही ब्रोच था जो राजकुमार फ्रेड ने उसे दिया था। कल रात हुई हर घटना की याद अभी भी एला के मन में ताजा थी। अपनी पहचान और हर समय निगरानी में रहने की स्थिति को देखते हुए वह यह उपहार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए इसे संभालकर रखना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन फ्रेड अपनी बात पर अड़ा रहा। तुमने मेरी जान बचाई है, यह तुम्हारा हक है। उसने एक जादुई डिब्बा बुलाया। इस डिब्बे को किसी भी समय छिपाया जा सकता है और जब जरूरत हो सीधे बुलाया जा सकता है। फ्रेड द्वारा दी जा रही चीजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। एला अभी मना करने ही वाली थी कि उसने उसकी बात काट दी। अगर तुमने फिर मना किया तो मैं तुम्हें और भी चीजें दूंगा। एला बेबस होकर उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गई। फ्रेड ने जादुई वस्तु का स्वामित्व स्थानांतरित करने के लिए उसका नाम पूछा। एला झिझकी। क्या पूरा नाम बताना जरूरी है? नहीं,
बस नकली नाम नहीं होना चाहिए। मेरा नाम एला हेलिंग है। एला को नहीं पता था कि फ्रेड पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है या नहीं, इसलिए उसने अपना असली उपनाम छिपा लिया। शायद भविष्य में किसी दिन फ्रेड खुद सच्चाई का पता लगा लेगा। फ्रेड को बस इतना लगा कि यह नाम कुछ जाना पहचाना है, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने इसे कहाँ सुना था। उसने एला का हाथ पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। गर्म रोशनी धीरे धीरे दोनों को घेरने लगी। दूसरी ओर क्लॉड और एलेक की लड़ाई अभी भी जारी थी। पता नहीं उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन वह धीरे धीरे एलेक पर हावी होने लगा। हालांकि जैसे ही अतिरिक्त सैनिक सहायता के लिए पहुंचने लगे, क्लॉड ने पीछे हटने का फैसला किया। उसके पैरों के नीचे अचानक एक टेलीपोर्टेशन जादुई चक्र फैल गया। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और क्लॉड तुरंत बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। एला ने भी उस सफेद रोशनी को देख लिया। लगता था कि अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। वह हल्के से छत से नीचे कूदी और फिर नीचे छलांग लगाने वाले फ्रेड को पलटकर पकड़ लिया। उसने फ्रेड से कहा, आगे से अकेले बाहर मत जाना। वह हत्यारा तुम्हारे चाचा बायर्न द्वारा भेजा गया था। जब तक तुम शाही महल वापस नहीं पहुंच जाते, वह तुम्हारा पीछा करके तुम्हें मारने की कोशिश करता रहेगा। फ्रेड बेहद हैरान हुआ। तुम्हें कैसे पता? एला ने उसे खींचकर एक गली में ले गई और धीमी आवाज में समझाया, यह एक रहस्य है। लेकिन अगर तुम्हें कभी पता चले कि मैं कौन हूं, तो मेरे माता पिता को बता देना। मैं अभी उनसे नहीं मिल सकती। उनसे कहना कि वे थोड़ा और इंतजार करें। मैं जरूर उनके पास वापस लौटूंगी। उसकी आंखों में दुख और दृढ़ता झलक रही थी। फ्रेड ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगले ही पल लड़की उसकी नजरों से गायब हो गई। एला ने उस ब्रोच को कसकर पकड़ रखा था, मानो अभी भी उस थोड़े समय की गर्माहट को महसूस कर सकती हो। अचानक लॉरा की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। क्लॉड अंकल अभी तक वापस नहीं आए हैं। लगता है कि कल रात उनका शाही गार्ड के साथ संघर्ष हुआ था। लॉरा चिंतित थी। अगर उन्हें गंभीर चोट लगी हो तो क्या होगा? हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पहले मंदिर को एक पत्र लिखकर यात्रा रद्द करनी होगी, लेकिन कैपेला कहीं ज्यादा शांत थी। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले कुछ काम निपटाकर आती हूं। तुम एला पर नजर रखती रहो। एला ने सोचते हुए मन ही मन विचार किया। क्या उनकी मूल योजना मंदिर जाने की थी? बायर्न के स्वभाव और राजगद्दी के प्रति उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वह फ्रेड की सफलतापूर्वक हत्या कर देता तो वह अपना राज्याभिषेक समारोह करवाता? यही बात समझाती है कि वह मुझे यहां क्यों लेकर आया था। यह सोचकर उसे बेहद घिन महसूस हुई। अच्छी बात यह थी कि हत्या की योजना असफल हो गई थी। लगता था कि उसके हस्तक्षेप ने भविष्य की दिशा बदल दी थी, लेकिन इसी वजह से उसके अपने कार्यों पर भी काफी सीमाएं आ गई थीं। फिर भी उस सूरज जैसी मुस्कान वाले लड़के के बारे में सोचकर एला को बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ। उसी से मिलने की वजह से उसे इतनी कीमती चीज मिली थी। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, अब उसके पास हर कठिनाई का सामना करने का साहस था। इसी समय एलेक फ्रेड से माफी मांग रहा था। मेरी लापरवाही की वजह से महामहिम खतरे में पड़ गए और हत्यारा भी भागने में सफल हो गया, लेकिन फ्रेड को थोड़ा अपराध बोध हो रहा था। अगर वह खुद बिना अनुमति बाहर नहीं निकला होता तो यह सब कभी नहीं होता। अब पूरे शहर में फरमान जारी कर दिया गया था और हत्यारे का पता लगाने के लिए पूरी ताकत से तलाश की जा रही थी, लेकिन एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला और शहर की रक्षा करने वाले सैनिकों ने भी किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा था। क्लॉड जादुई चक्र के जरिए भाग निकला था और जादुई स्क्रॉल बेहद महंगी चीज थी। फ्रेड को हैरानी हुई कि इतने वर्षों से फरार चल रहा बायर्न आखिर इतनी संपत्ति कहां से लाया जिससे वह इस तरह की हत्या की योजना बना सके। फ्रेड ने तलाशी का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन प्रिमोस पश्चिमी सीमा पर स्थित था और वहां से भागने के बहुत सारे रास्ते थे, इसलिए तलाशी बेहद कठिन थी। इस समय सबसे अच्छा विकल्प राजधानी लौटना ही था। इतनी कम उम्र के राजकुमार को देखकर, जो अभी भी शांत और संयमित था, एलेक खुद को और भी ज्यादा दोषी महसूस करने लगा। समय बहुत कम है, इसलिए हम हल्का सामान लेकर चलते हैं। लेकिन मैं कुछ किताबें साथ ले जाना चाहता हूं। एलेक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आप किस तरह की किताबों की बात कर रहे हैं? साम्राज्य के कुलीन परिवारों की पंजीकृत सूची। फ्रेड एला का नाम लगातार याद कर रहा था। चूंकि उसे यह नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था, तो निश्चित रूप से इसका संबंध किसी कुलीन परिवार से होगा। इसलिए उसने सोचा कि शुरुआत स्थानीय कुलीन परिवारों की सूची से करनी चाहिए। जब उसे एला के उस समय के चेहरे की याद आई, जब उसने उससे अपनी इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया था, तो फ्रेड का दिल हल्का सा दर्द करने लगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जब हम दोबारा मिलेंगे, तब मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। साम्राज्य के राजकुमार पर हत्या का प्रयास हुआ था। शाही गार्ड ने पूरे शहर को बंद कर हत्यारे की तलाश शुरू कर दी और शहर में आने जाने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही थी। इस समय एला अपने शरीर को पूरी तरह सिकोड़कर बायर्न के साथ गाड़ी की ऊपरी छिपी हुई जगह में छिपी हुई थी। कैपेला और लॉरा ने कुलीन माम बेटी का भेष धारण किया था और इसी तरह वे शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हत्या की कोशिश नाकाम होने के बाद बायर्न फिर से वांछित अपराधी बन गया था
और जान से बचने के लिए वह केवल इसी तरीके से भाग सकता था। हालांकि बायन के साथ इस तरह सटकर छिपे रहना एला को घिनौना लग रहा था, लेकिन अगर वह आज का दिन निकाल लेती तो सब कुछ फिर से सही दिशा में लौट सकता था। इससे पहले एला को क्लॉड का एक पत्र मिला था। पता चला कि वह शाही गार्ड की पकड़ से बच निकला था और एक ग्रामीण डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी। 3 दिन बाद उसे होश आया और फिर वह अकेले अपने ठिकाने पर वापस लौट गया। एला के मन में अचानक विचार आया कि अगर वह क्लॉड को अपनी तरफ कर सके तो यह उसके बदला लेने की योजना के लिए निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। वह महसूस कर सकती थी कि क्लॉड के मन में उसके लिए कुछ भावनाएं थीं। इस हत्या के प्रयास की विफलता बायन के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे कई वर्षों तक छिपकर रहना पड़ेगा और एला को भी उसके साथ सहयोग करना ही था। यह सोचते हुए एला को उस सूरज जैसी मुस्कान वाले लड़के की याद आ गई। फ्रेड, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? और तब क्या तुम्हें मैं याद रहूंगी? फ्रेड के शाही महल लौटते ही सम्राट ने उसे गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बेटा, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हारा पत्र मिलने पर मैं डर के मारे लगभग मर ही गया था। जल्दी मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पिताजी, मैं ठीक हूं। एक अजनबी ने मेरी जान बचाई, लेकिन तुमने अपने पत्र में इस व्यक्ति का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। यह सुनकर अंगरक्षक कप्तान एलेक तुरंत स्तब्ध रह गया। महामहिम, आपने तो कहा था कि आप खुद वापस आए हैं। सम्राट ने ऊपर से अपने बेटे के दयालु हृदय की प्रशंसा की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शक होने लगा। साम्राज्य के राजकुमार की जान बचाने के बाद कोई व्यक्ति चुपचाप गायब हो जाए और बदले में कुछ भी न मांगे, यह देखकर लगता है कि ऐसा काम केवल कोई अपराधी ही कर सकता है। उसने एलेक को तुरंत प्रिमोस वापस जाने और उस रात हुई हर घटना की पूरी जांच करने का आदेश दिया। वॉन शाफेन ड्यूक के महल में डचेस ओफेलिया भले ही होश में आ गई थी, लेकिन डॉक्टर अभी तक उसके बेहोश होने का कारण नहीं खोज पाए थे। रोड्रिक अपनी पत्नी के थोड़े पीले पड़े चेहरे को देख रहा था। बीमारी ने भी उसकी बेहद खूबसूरत सुंदरता को छिपाया नहीं था। ओफेलिया ने अपराधबोध से भरे अपने पति को सांत्वना दी। कोई बात नहीं, 10 साल पहले बिछड़ी अपनी बेटी को याद करते ही उसकी आंखों में चिंता उभर आई। पता नहीं एला इस समय कैसी होगी। अभी दुखी होने का समय नहीं है। महामहिम का संदेश अभी आया है। बायन ने राजकुमार की हत्या करने की कोशिश की है। बायन का नाम सुनते ही रोड्रिक के विचार 10 साल पहले की घटना में लौट गए। बड़े राजकुमार बायन ने राजगद्दी हासिल करने के लिए विद्रोह कर दिया था। निर्णायक समय में ड्यूक रोड्रिक अकेले ही सिंहासन तक पहुंच गया था, जबकि बायन ने सम्राट को बंधक बना रखा था। उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में टूटा हुआ पागलपन भरा था। देखो कौन आया है। मेरे प्यारे पुराने दोस्त रोड्रिक। रोड्रिक की ठंडी नजरों ने उसके झूठे दिखावे को भेद दिया। तुम्हारी राजकुमार की उपाधि छीन ली गई है। तुम्हें मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। बायन के चेहरे के भाव धीरे धीरे विकृत हो गए। उसकी दहाड़ती आवाज में असंतोष और नफरत मिली हुई थी। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं शाही परिवार का ज्येष्ठ पुत्र हूं। मैं इस देश पर शासन करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, लेकिन तुम में से हर कोई मुझे नीची नजर से देखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर इसके लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुमने विरोध किया तो यही तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। बायन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी इच्छाओं ने उसकी आत्मा को पूरी तरह विकृत कर दिया था। रोड्रिक, तुम मेरी हर बदकिस्मती की जड़ हो। तुम हमेशा मुझसे मेरी हर चीज क्यों छीन लेते हो? तभी बूढ़े सम्राट ने कांपती आवाज में कहा। उनकी बूढ़ी आवाज बायन को तोड़ने वाली आखिरी बूंद साबित हुई। ड्यूक, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे को सिखाने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इस बच्चे के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं तुमसे विनती करता हूं, चाहे इसे मारना ही क्यों न पड़े, इसे जरूर रोकना। तभी बायन की सहायता के लिए सैनिक अचानक पहुंच गए और उसकी रक्षा करते हुए उसे शाही महल से भागने में मदद की। रोड्रिक, मैं अपने हाथों से तुम्हारे उस घमंडी चेहरे का नकाब नोच दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। कुछ ही समय बाद रोड्रिक की बेटी एला गायब हो गई। हर सुराग इस ओर इशारा कर रहा था कि बायन ने उसका अपहरण किया था, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। अब बायन राजकुमार की हत्या करने के प्रयास में दोबारा सामने आया था, जिसका मतलब था कि आखिरकार उन्हें अपनी बेटी को खोजने का मौका मिल गया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पूरी तरह ठीक होने के बाद उसकी तलाश शुरू करूंगा। नहीं, हम अभी निकलेंगे। ओफेलिया की आंखों में दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी के बारे में कोई सुराग मिला है। हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। इस बार हम अपनी बेटी को जरूर वापस लेकर आएंगे। 3 साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। एला अब एक सर्वगुण संपन्न हत्यारिन बन चुकी थी। शारीरिक क्षमता और जहर बनाने की कला तक में वह बेहद कुशल हो गई थी। यहां तक कि क्लॉड भी यह कहने लगा था कि अब उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी हवा में एक जादुई संदेशवाहक दिखाई दिया। जब भी वह दिखाई देती थी, वह हमेशा कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आती थी, इसलिए एला के मन में चिंता होना स्वाभाविक था।
अपने दोबारा जन्म लेने के बाद से अब तक बहुत सी घटनाओं की दिशा बदल चुकी थी। अगर इसकी वजह से कोई ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई जिसे वह नियंत्रित न कर सके तो क्या होगा? हालांकि एला भविष्य को बदलना चाहती थी, लेकिन डर के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा साहस दो, फ्रेड। हजारों मील दूर स्थित शाही महल में फ्रेड ने अचानक खिड़की के बाहर देखा। अभी अभी क्या किसी ने मुझे पुकारा था? चांदनी के नीचे हुई उस आकस्मिक मुलाकात ने एला को फ्रेड के दिल में कभी न पिघलने वाली छाप बना दिया। भले ही 3 साल बीत चुके थे, फिर भी वह उस लड़की की तारों से भरी नीली आंखों में छिपे नम दुख को याद करता रहता था। जब भी वह अकेला होता, फ्रेड हमेशा कलम उठाकर पत्र लिखता, लेकिन उसे उसके ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए ये पत्र कभी भेजे नहीं जा सके। सम्राट ने भी अपने बेटे के असामान्य व्यवहार को महसूस कर लिया था और उसे लगा कि किशोरावस्था में पहुंच चुके फ्रेड को किसी से प्रेम हो गया है। अपने बेटे की उदासी दूर करने के लिए वह खुद फ्रेड से बात करने आया। बेटा, आओ पापा से अपनी पहली मोहब्बत के बारे में बात करो। पहली मोहब्बत? पिता के समझदार भाव को देखकर फ्रेड कुछ उलझन में पड़ गया। क्या तुम अक्सर यह नहीं कहते कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है, तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और यहां तक कि तुम्हें भूख भी नहीं लगती? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर में कोई समस्या नहीं है, तो इसका केवल एक ही जवाब है, यह प्रेम विरह की बीमारी है। चलो बताओ, किस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में भावनाएं पैदा हुई है? फ्रेड की आंखें झिलमिला उठीं, लेकिन उसे नहीं लगता था कि उसे एला से प्यार हो गया है। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि यह प्यार है। यह सुनते ही सम्राट का चेहरा बदल गया। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़की नहीं, बल्कि लड़का पसंद है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम जिसे भी पसंद करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पिताजी, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? फ्रेड ने बेबसी से सच बताया, मैं बस ऐसा लगता है कि उसे भूल नहीं पा रहा हूं। बार बार उसकी याद आती है और हमेशा जानना चाहता हूं कि वह ठीक है या नहीं। बस इतना ही। फ्रेड को थोड़ा अपराध बोध हुआ। 3 साल बीत चुके थे, फिर भी न तो वह एला की असली पहचान का पता लगा पाया था और न ही उसका वादा पूरा कर पाया था। फ्रेड ने झुंझलाकर पिता से सबूतों को संभालने के लिए जाने को कहा, लेकिन सम्राट ने उसे एक दस्तावेज दे दिया। यह क्या है? 3 साल पहले रोद्रिक का परिवार पश्चिम चला गया था और हम उनसे अब तक मिल नहीं पाए हैं। अब तुम ये उपहार मेरी तरफ से ड्यूक के महल में पहुंचा दो। फ्रेड की आंखें चमक उठीं। क्या शिक्षक वापस आने वाले हैं? लेकिन ये उपहार किसके लिए है? यह बधाई के उपहार है। उनके यहां नया उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। उसी समय एला नीचे खड़ी थी और बायन के कार्यालय की टूटी हुई खिड़की के शीशों को देख रही थी। वह सोच रही थी कि उसे फिर कौन सी चौंकाने वाली खबर मिली है, और उसने रात में चुपके से अंदर जाकर सब कुछ पता करने का फैसला किया। पिछले 3 वर्षों में एला लगातार गुप्त रूप से बायन के कार्यालय में घुसती रही थी और धीरे धीरे उसने कुछ चौंकाने वाली बातें खोज ली थीं। बायन का एक सहयोगी दक्षिण पश्चिम के पड़ोसी देश का काउंट सेनुफेंग था और वही उसका आर्थिक समर्थक था। निश्चित रूप से बायन ने किसी तरह के राष्ट्रीय रहस्य का इस्तेमाल करके यह सहयोग हासिल किया था। एला ने इन सभी महत्वपूर्ण सबूतों को लिखकर सुरक्षित रखा था और उन्हें फ्रेड द्वारा दिए गए जादुई डिब्बे में छिपा दिया था। लेकिन अब जिस चीज पर उसे वास्तव में ध्यान देना जरूरी था, वह था भविष्य में हो रहा बदलाव। वर्तमान घटनाओं का विकास धीरे धीरे उसकी अपेक्षाओं से बाहर जा रहा था। क्या मेरे अलावा भी कोई भविष्य को बदल रहा है? एला को अपने पुनर्जन्म का कारण नहीं पता था। इस बात की पूरी संभावना थी कि दोबारा जन्म लेकर वापस आने वाली केवल वही नहीं थी। मिस, आप यहां क्या कर रही है? लॉरा की आवाज ने एला के विचारों को तोड़ दिया। मिस्टर क्लॉड ने आपको तुरंत कमरे में वापस आने को कहा है। उन्होंने कहा कि मालिक का मूड बहुत खराब है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अगर क्लॉड ने खास तौर पर उसे चेतावनी दी थी, तो लगता था कि स्थिति निश्चित रूप से बहुत गंभीर थी। और सचमुच, जादुई संदेशवाहक का पत्र पढ़ने के बाद बायन फिर से पागल होने लगा। मेरी ओफेलिया, तुम फिर से किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो। आखिर ऐसा क्यों है? जो व्यक्ति तुमसे सच में प्यार करता है, वह तो मैं हूं। वह पागलों की तरह कमरे की चीजों को पटक पटकर तोड़ने लगा और अपनी भावनाएं बाहर निकालने लगा। मुझे उन सबको मारना ही होगा। जैसे ही वह कमीना बच्चा वॉन शाफेन ड्यूक के महल में आएगा, मैं उसे सबसे पहले उस नवजात बच्चे को मारने दूंगा। जब रोद्रिक अपनी बेटी को अपने ही हाथों से अपने दूसरे बच्चे को मारते हुए देखेगा, तो उसका चेहरा कितना शानदार होगा। बायर्न अभी भी अपनी खतरनाक योजना की कल्पना कर रहा था, जबकि एक तरफ खड़ा क्लॉड अनजाने में अपनी मुट्ठियां कसने लगा। उस रात एला चुपके से अस्त-व्यस्त कार्यालय में घुसी। वह फर्श पर खोजबीन कर रही थी कि उसे एक ऐसा पत्र मिला जो जलने से बच गया था। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान क्लॉड ने महसूस किया कि एला लगातार परेशान थी। तुम्हें क्या हुआ? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? प्रशिक्षण खत्म होते ही एला तुरंत बहाना बनाकर वहां से चली गई।
पिछली रात मिले पत्र की सामग्री ने उसके विचारों को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया था। क्या माँ फिर से एक बच्चे को जन्म देने वाली है? ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले जन्म में तो मैं उनकी इकलौती संतान थी, फिर सब कुछ क्यों बदल गया? जब वह बच्चा पैदा होगा, तो क्या मेरे माता-पिता मुझे पूरी तरह भूल जाएंगे? मैं नहीं चाहती कि मुझे भुला दिया जाए। एला दर्द से कराह उठी। वह जानती थी कि उसे अपने माता-पिता के प्यार पर अकेले अधिकार जमाने का कोई हक नहीं था। पिछले जन्म में किए उसके अपराधों को अभी तक क्षमा नहीं किया गया था। लेकिन वह कितनी चाहती थी कि थोड़ा और इंतजार कर सके। वॉन शाफेन ड्यूक के महल में ओफेलिया खिड़की के बाहर हो रही तेज बारिश को एकटक देख रही थी। इन वर्षों में वह हमेशा पछतावे में जीती रही थी। अगर उस समय उसने उस नौकरानी पर गलत भरोसा नहीं किया होता, तो क्या उसकी बेटी गायब नहीं होती? उसे हमेशा इसका पछतावा रहा और उसने अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। लेकिन अब उसके गर्भ में अचानक पल रहे नए जीवन ने उसे और भी गहरे द्वंद्व में डाल दिया था। यह स्पष्ट रूप से ईश्वर द्वारा दिया गया चमत्कार था, लेकिन फिर उसका दिल ऐसा क्यों लग रहा था जैसे दो हिस्सों में फट गया हो। एक हिस्सा नए जीवन के लिए खुशी से झूम रहा था, जबकि दूसरा पुराने घावों के कारण खून के आंसू रो रहा था। एला, मेरी बेटी, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुम्हारे छोटे भाई बहन की अच्छी तरह परवरिश करूंगी। जिस दिन हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, उस दिन वे भी अपनी गर्म बाहें खोलकर तुम्हारा घर लौटने पर स्वागत करेंगे। हम अब भी तुमसे प्यार करते हैं। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।